हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिदिन मैं आप सभी के लिए एक वीडियोस अपलोड करता हूं समाज कार्य के मॉक टेस्ट पर, है ना। तो ये प्रश्न पत्र है जो आरपीएससी में पूछा गया था, महिला अधिकारिता विभाग प्रोटेक्शन ऑफिसर 2018 का प्रश्न पत्र है ये। और आप लोगों को मैं यही क्वेश्चन करवा रहा था, लगभग 60 तक करवाया था और मैंने आप लोगों से इसका जवाब पूछा था। तो अभिषेक जी ने ऑप्शन ए को चूज़ किया है यहाँ पर, और दीपा जी ने भी ऑप्शन ए को चूज़ किया है, और एक नाम है कस्तूरबा करके, इन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है। बालकृष्ण जी ने भी ऑप्शन नंबर बी को चूज़ कर लिया है। बालकृष्ण जी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा जवाब, ठीक है। और स्वीटी का भी जवाब आया है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इतने बच्चों ने इसका जवाब मुझे दिया है कमेंट करके, ठीक है। तो इस प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्तिगत व्यवहार और विचारों का जो स्वरूप और कारणों को समझने के लिए एक वैज्ञानिक क्षेत्र होगा, तो उस क्षेत्र को कहा जाएगा सामाजिक मनोविज्ञान, ठीक है। तो आप समाज कार्य पढ़ रहे हैं तो समाज कार्य पर ही आपको ध्यान देना है, इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर हम बात करें तो ये समाज कार्य का भी प्रश्न पत्र है, और आप देखिए ध्यान से, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया गया है ना। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 61 का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा मैक्स वर्धिमन का नाम, तो उनके द्वारा ये चीज़ें दर्शाई गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है। तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा। व्यवहारवादी में अगर आपका परिशोधन की बात करता है, मॉडिफिकेशन की बात करता है, तो बीएफ स्किनर होगा, लेकिन यहाँ पर केवल व्यवहारवादी दिया है तो इसलिए यहाँ पर जेबी वॉटसन का नाम आएगा, इवान पैट्रिक पालाव का भी नाम आएगा। संरचनावादी में आपको भली भांति तरीके से पता है टॉलकाट पार्सन्स की एक अहम भूमिका होती है। कार्यात्मकतावादी के अगर अभिगम की बात किया जाए तो वहाँ पर नाम बदल जाता है, ऑटो रैंक का नाम आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी, अब नॉन प्रोबेबिलिटी के सैंपलिंग, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, एक संभाव्य निदर्शन होता है, एक आपका होता असंभाव्य निदर्शन होता है। मैंने उसके कुछ टाइप बताए थे, अगर आपको पता होगा तो आप इस प्रश्न का मुझे जवाब दे देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो भी बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो ये अगर इसका कोई सही जवाब होगा तो एक होता है उद्देश्यपूर्ण का सैंपलिंग और एक होता है स्नोबॉल की सैंपलिंग, ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। लेकिन जो स्टडीफाइड जिसको आप बोलते थे, आप स्तरीकृत, और सिस्टमेटिक जिसको आप बोलते थे व्यवस्थित, ये दोनों जो आप दिख रहे हैं आपको, ये प्रोबेबिलिटी के आते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में जो आता है ये ऊपर के दो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए और बी जहाँ पर होगा वही करेक्ट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये करवा रखा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, समावेशित वृद्धि की प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा। ये अप्लाइड टाइप के प्रश्न है कि प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा, एक सिंपल शब्दों में आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, वरीयता के आधार पर कमज़ोर वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति करना, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, तो या तो आप ट्रिक के आधार पर लगा लीजिए, या तो आप समझ जाइए यहाँ पे कि समावेशी वृद्धि का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो वरीयता के आधार पर होता है, और बेसिकली अभिजातवादियों के लिए होता है। तो कमज़ोर वर्ग कह लीजिए, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कमज़ोर वर्गों को मुख्य धारा से अलग करना तो हो ही नहीं सकता, और विपरीत भेदभाव को बढ़ावा देना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और गरीबी रोधी उपायों को बढ़ावा देना ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऐसे ही मेडिकल सोशल वर्क का एग्जाम पे अगर होता है तो भी ऐसे प्रश्न आएंगे आपको। एमपीपीएससी के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ना। तो ये चीज़ें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, और कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की किताब है। मैंने आप लोगों को बड़ी भांति तरीके से इसको समझा रखा है ना। आपको पीपीटी के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है किताबों के नाम। तो कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ठीक है, पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है इसका आप लोगों को जवाब बताना है। तो ये ऑथर डनहम का नाम आता है। कुल टोटल इसने 28 सिद्धांत दिए थे और 7 सिद्धांत इसके शीर्ष पे रहे थे, ठीक है। बाकी मुर्रे जिरोस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने 13 सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। और इसके सिद्धांत में एक मैंने कीवर्ड्स बताया था, आता है। असंतोष की बात अगर जब कभी हो तो आप इजीली लगा लेते हैं, है ना, 13 सिद्धांत।
लेकिन एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि डनहम ने कुल कितने सिद्धांत दिए थे, तो 28 आया हुआ था यूजीसी में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 65 का कि एक समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ है। अच्छा प्रश्न है और इसका जो सही जवाब होगा तो 1976, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट पर आधारित था ये एक समान वेतन, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 1976। क्वेश्चन आपको सम्मिलित करना है यहाँ पर, और अच्छा प्रश्न है। दी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आप भली भांति तरीके से जानते होंगे, सभी बच्चे जानते होंगे। इसका 1860 ही है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने हालांकि एमपीपीएससी में और यूजीसी के बच्चों में दोनों लोगों को बता रखा है कि जो है कंपनी एक्ट कब आया था, सोसाइटी एक्ट कब आया था, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ये आपका 1860 हो जाएगा। दी इंडियन ट्रस्ट एक्ट की बात करूँ तो 1882। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल प्रश्न के रूप में भी आ सकता है ये, कि द इंडियन ट्रस्ट एक्ट कब आया था। दी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी एक्ट है ये कब लाया गया था, तो बेसिकली यही कंपनी वाला है, इसी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1956 में है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो इसको तो मैंने आपको बताया ही है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1976 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप मैच करिए, सारा का सारा जो मिल रहा है वो सामने सामने पर मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आगे बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से न्याय का सिद्धांत किसके मतलब किसने दिया है। न्याय का सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप सभी लोग, कि समाजकारी में बेसिकली न्याय वगैरह के बारे में ज़्यादा बात होती है, जस्टिस वगैरह के, है ना। तो ये अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा जॉन रॉल्स, नाम ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन पियाजे, ये वो हैं जिसका नाम पियाजे है, जीन पियाजे, उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। और जीन पियाजे के बारे में संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है आप सबको भली भांति तरीके से पता है। इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था जीन पियाजे महोदय ने, और बालक के बारे में चर्चा किया था, उसकी बालक की विकास की अवस्थाओं के बारे में। इसका एक प्रश्न आता है कि वस्तु अस्थायित्व जो है इसकी कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो संवेदी मोटर एक अवस्था है जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। उसके बाद एक होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से लेकर 7 वर्ष चलता है। और एक इसका जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। संक्रियात्मक का बोला जाता है ऑपरेशनल बोला जाता है, या परिचालन भी बोला जाता है। वो जो होती है 7 से 11 होती है। और एक औपचारिक होता है, उसी को ही अमूर्त भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, वो 12+ होता है। बस इतनी अवस्थाओं के बारे में बात किया था। और ये जो पहली अवस्था थी इसकी इंपॉर्टेंट थी, वस्तु अस्थायित्व के लेकर प्रश्न पूछा जाता है। पलटावी ज्ञान वगैरह का विकास नहीं होता है 2 से 7 वर्ष में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पलटावी ज्ञान का अगर विकास हो जाता है तो 7 से 11 में। पलटावी ज्ञान उसे कहते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि अगर किसी बच्चे को मिल्क दिया जाए, एक गिलास में दिया जाए, ठीक है, और या तो एक मान लीजिए यहाँ पर कप में दिया जाए, और दूध दोनों में बराबर हो, लेकिन बच्चा यहाँ पे समझ लेता है कि जिस बच्चे मतलब जिसको गिलास मिला है उसमें दूध ज़्यादा है, तो वो बच्चा समझते यहाँ पर उसको ज्ञान नहीं, क्योंकि दूध जो है बराबर है, ठीक है। ये है पलटावी ज्ञान। तो मैंने हालांकि बता रखा है आप सभी लोगों को, और रिवीजन करवा रहा हूँ तो वहाँ पर भी नाम आ जाएगा, आप लोगों को दोबारा से बता दूंगा। एरिक इरेक्शन के कुल 8 अवस्थाएं थी, ठीक है। तो बाकी मैं चर्चा नहीं करूंगा और सारे ऑप्शन पर, ठीक है। बाकी आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था मुझे, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या मुझे सारे ऑप्शन के बारे में जिक्र करना चाहिए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा न्याय का सिद्धांत में ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इन जो है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केसवर्ग की पुस्तक किसके द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब हो जाएगा ग्रेस मैथ्यू का। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। अच्छा, ऑप्शन के बारे में मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग मुझे कमेंट करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से लेने वाला हूं फिर वहां पर मैं चर्चा करूंगा कि एक्सप्लेन करूं या ना करूं, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही होगा कि गार्टन हैमिल्टन के बारे में भी बात कर रखा हूँ, बीस्टिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिद्धांत वाले हैं, मॉर्टन डेविस के बारे में बात कर रखा हूँ मैंने, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो ग्रेस मैथ्यू के बारे में अभी नाम भी आया है, तो आप मैच कर लीजिए उनका, तो आपको पता हो गया होगा, आसानी से ईजिली आप जान गए होंगे। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा कि एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क हो जाएगा। और एच पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट महोदय आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और ये आ गए यहाँ पर समस्या समाधान के उपागम में या केस वर्क में, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में आ जाते हैं। गार्टन हैमिल्टन के बारे में ये भी ईजी है, आप कर सकते हैं इस प्रश्न
को भी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में। और मैरी रिचमंड सोशल डायग्नोसिस 1917 में आप भली भांति तरीके से जानते हैं। अब इससे मैच कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो आ रहा है वो करेक्ट हो रहा है, बी फॉर बॉम्बे आपका सही जवाब है, यानी 2, ऑप्शन 2। संज्ञानात्मक व्यवहार का जो एक समूह कार्य का मॉडल है, देखिए अभी मैंने आपसे बताया कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का जब कभी प्रश्न पूछा जाता है तब जीन पियाजे का नाम लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो जीन पियाजे है ही नहीं। यहाँ आपसे बताना है इसका जो करेक्ट जवाब होगा जेम्स अल्बर्ट। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, संज्ञानात्मक व्यवहार समूह कार्य का जब मॉडल पूछा जाएगा तो जेम्स अल्बर्ट आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं कि सब भारत का जो संविधान है उस संविधान में एक अनुच्छेद है 352, 354, 360। इसे आप याद रखिएगा, 352 और 354 और 360, ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर स्टार लगाइएगा, इसको ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग। जिसमें कहा गया है कि मूलभूत अधिकार आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सही तरीके से किसको बता रहा है? समानता को अधिकार को बता रहा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बता रहा है कि जीवन के अधिकार को बता रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार बता रहा है? किसको बता रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा जीवन का अधिकार को बता रहा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी ये 14 आप जानते ही हैं भली भांति तरीके से। और यहाँ पर जो संवैधानिक अधिकार उपचारों का अधिकार है ये आपका अनुच्छेद नंबर 32 आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को क्या बोला था? आप लोग मुझे बताएंगे अनुच्छेद 32 को क्या बोला था, कमेंट करिएगा आप सभी लोग, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करता हूँ। जाति व्यवस्था में एक है क्या? जाति व्यवस्था में क्या होता है? सामाजिक संस्था होता है, आर्थिक संस्था होता है, कि धार्मिक संस्था होता है, कि राजकीय संस्था होता है? क्या होता है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब जो जाति व्यवस्था है वो सामाजिक संस्था होती है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही जवाब है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है? अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा प्रत्यक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर मैं बात करता हूँ तो गतिशीलता एक लचीलापन नीचे दिए गए कौन से स्तरीकरण को प्रणाली में देखा जाता है? गतिशीलता को, ठीक है भाई। गतिशीलता वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोबिलिटी की बात मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जरा मुझे बताइए क्या होगा, बताइए जरा इसका सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा वर्ग प्रणाली होगा, क्लास सिस्टम होगा। अब यहीं से तो मैं समझ गया था कि स्तरीकरण से है, जहाँ पे आप निम्न और उच्च वर्गों को डिफाइन कर रहे थे एक क्षैतिज विभाजन में। मुर्रे जी ने अपनी परिभाषा में साफ शब्द में बोला भी है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक बदलाव और विचारों की भूमिका का महत्व देता है, यानी सोशल चेंज की बात आ गई। अच्छा प्रश्न है। सोशल चेंज की जब बात आई है तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है यहाँ पर। तो कार्ल मार्क्स, देखो अब मैं अगर कहता कि सामाजिक सोशल चेंज के बारे में तो आप आगबर्न का भी नाम सोचते हैं, जो 1922 में अपनी किताबों में साफ शब्दों में लिखा था कि सामाजिक परिवर्तन क्या चीज़ें होती है, लेकिन उसकी विचारों की जो भूमिका को महत्व दिया गया सोशल चेंजेस में वो कार्ल मार्क्स का था। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका वाला जो होगा यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाता है 76। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जनजाति और जाति के बीच में बुनियादी अंतर, और आपको नीचे दिए गए विकल्प हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो एक जनजाति है, एक तरफ जाति है, इन दोनों के बीच में एक मूलभूत जो अंतर होगा वो क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जाति जो है संपूर्ण समाज नहीं है, बात ठीक है, यहाँ तक ये बात सही लग रही है। जबकि जनजाति जो है ये वैल्यू, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि जनजाति है, सही बात है, जब जाति संपूर्ण समाज से नहीं है और जनजाति जो है वो समाज से है, संपूर्ण समाज से है, तो यही बात आपको कह रहा था। यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 एकदम गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड भी गलत है और फोर्थ तो होगा ही नहीं कि दोनों संपूर्ण समाज नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि तो एक है ना, तो इसलिए एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 76 का एक ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। प्रेक्षक प्रतिभागी अवलोकन की बात मैं कर रहा हूँ, पार्टिसिपेटर ऑब्जर्वेशन मेथड की बात कर रहा हूँ, कि बड़ी मात्रा में समूह का सामग्री एकत्र कर जाता है, अगर वो काम करता है तो कौन सा काम करता है? तो यहाँ पर जो है आत्मगत रूप से अगर काम होता है तो प्रेक्षक प्रतिभागी अवलोकन पद्धति की बड़ी मात्रा में समूह की एक सामग्री एकत्र किया जा सकता है। ये जवाब आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव के मेथड पर बात कर रहा है वो बेसिकली जो है आत्मगत पर आधारित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही माना जाएगा, 4 वाला।
निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है अशिक्षित व्यक्तियों के साथ प्रयोग नहीं की जाती है? अच्छा सवाल है ये भी। और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो प्रतिभागी अवलोकन नहीं होगा, गैर प्रतिभागी भी नहीं होगा, प्रश्नावली विधि आपका यह भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि अशिक्षित व्यक्तियों के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। और आपको मैंने कल ही बताया है अनुसूची और आपको प्रश्नावली याद करिए। मैंने आपसे कह रहा था कि शिक्षित के लिए यूज़ किया जाता है, शिक्षित के लिए यूज़ किया जाता है। और जो साक्षात्कार होता है इसमें अनुसूची होती है, साक्षात्कार में अनुसूची होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें अनुसूची होती है तभी तो साक्षात्कार होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्नावली शिक्षित के लिए, अब प्रश्न पूछा था नहीं, ठीक है, अशिक्षित के लिए नहीं है, तो ये अशिक्षित के लिए नहीं है प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए होंगे आप सभी लोग, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता भी दूंगा, वीडियो अपलोड कर रखा हूँ प्रश्नावली पर आधारित, तो वो आप जाके देख लेना। अध्ययन के ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, आप लोग जरा मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इकाइयों की कुल संख्या, अगर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अध्ययन के ब्रह्मांड का जो मतलब होता है तो उसका अर्थ होता है इकाइयों की कुल संख्या से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। रचनात्मक सोच वही रचनात्मक सोच है जिसको आप बोलते हैं डाइवर्जेंट, तो वो बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग बोला जाता है उसको। तो प्रथम चरण उसका क्या आएगा? उसका एक स्टेप बाय स्टेप डिवाइड भी किया गया है, तो ज़रा बताइए मुझे कि क्रिएटिव थिंकिंग का जो प्रथम स्टेप आएगा वो क्या होगा? तो वो होगा आपका तैयारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही जवाब। जैक रॉथमैन के बारे में मैंने अभी आप लोगों से चर्चा भी किया था, ये मॉडल्स दिए गए हैं उसके, तो उसके क्रम में बताइए जरा रॉथमैन के, ठीक है भाई, उसके क्रम बताइएगा। अगर आपको पता होगा तो स्थानीय विकास के बारे में चर्चा किया था मैंने, उसी को इलाका विकास की बात भी कहा जाता है उसको, है ना, मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो यहाँ पर उसके बाद आता है सामाजिक नियोजन, फिर सामाजिक क्रिया, यही इसका क्रम। आप देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाइएगा कि कभी कभी क्रम पूछ लेता है आप लोगों से। अभी तक यूजीसी में एक बार भी नहीं ये क्रम से पूछा गया प्रश्न है, लेकिन इसके मॉडल ज़रूर आते हैं यूजीसी में, लेकिन क्रम नहीं पूछा गया था। हो सकता है इस बार क्रम पूछ ले यूजीसी में, ठीक है। एमपीपीएससी वाले बच्चे भी इसका खासकर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 82 का जवाब आ गया है। ये मैंने आप लोगों को करवा रखा है, जब मैं परिवार पढ़ा रहा था तो उसमें बता रहा था आप सभी लोगों से। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर बहिर्विवाह के बारे में बात हो रही है, तो यह एक निश्चित समूह से बाहर विवाह करना होता है। और आपको अगर बहुविवाह के बारे में बात मैं आप सभी से कर रहा हूँ, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए बहुविवाह को लेकर? तो बहुविवाह के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा एक से अधिक साथी के साथ विवाह करना, आपका 3rd वाला हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर कि बहुपत्निक विवाह किसे कहते हैं, तो बहुपत्निक विवाह कहते हैं एक औरत के साथ एक से अधिक पुरुष का विवाह होना, ठीक, उसको बहुपत्नित्व विवाह कहते हैं। और बहुपत्नित्व विवाह किसे कहते हैं? तो आपका बचा यही कि एक आदमी के साथ एक से अधिक महिलाओं का विवाह होना, ठीक है। तो ये क्रियाविधि शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, यानी 4 वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, मैंने आप लोगों को करवा रखा है इस प्रश्न के बारे में। जब व्यक्ति मानता है कि उसकी संस्कृति दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ है, तो वो कहलाएगा क्या? जब एक व्यक्ति मानता है कि उसकी संस्कृति जो है दूसरे संस्कृति से श्रेष्ठ है, तो वह कंडीशन क्या होती है? तो वह कंडीशन होती है आपका एथनोल, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रजाति केंद्री वादिता के बारे में, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला। मैंने आपको बता दें, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति मानता है कि उसकी संस्कृति दूसरी संस्कृति से बहुत ही श्रेष्ठ है, ऐसी प्रतिक्रिया पे प्रकृति जो प्रजाति केंद्रिता होती है वही कहलाती है ये। तो ये एक लाइन की परिभाषा है प्रजाति केंद्रिता की, आप इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप सबसे। और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि आप सबसे कि सभी समूह में संघर्ष और स्वाभाविक लक्षण है। अब सभी समूह में संघर्ष एक स्वाभाविक लक्षण है, तो इसके स्टेटमेंट में कौन कौन से जो इसके लक्षण है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आपको बताना है ये प्रश्न का जवाब मुझे। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 84, ठीक है, 84 क्वेश्चन है। और अच्छा एक मिनट में इस क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, 84 ये क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, समूह में कोई भी समय हो सकता है, बात ठीक है। और समूह का विकास उपद्रव चरण में होता है, ये गलत जवाब हो जाएगा कि यहाँ पे सभी समूह के जो संघर्ष की स्वाभाविक लक्षण बात करी जा रही, तो ज़रूरी ये नहीं कि उपद्रव चरण को भी रिप्रेजेंट किया जाए सभी संघर्ष, मतलब सभी समूह में संघर्ष की प्रतिक्रिया में, तो गलत है ये।
और आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि समूह के लिए स्वस्थ एवं रचनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए और सी जहाँ पर होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ए और सी, यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी वाला। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? फैक्ट पर प्रश्न है, एमपीपीएससी बच्चे ध्यान दें इस पर, ठीक है। फैक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, तो जरा मुझे बताइए। और ये सर्वोच्च न्यायालय के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो करेक्ट जवाब होगा, भारत सरकार का जो अधिनियम है वो 1935 के अंतर्गत आता है, यही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करते हैं तो 86 आपसे क्या बोलता है? कहता है कि भारत का संविधान संशोधन बाद में स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला था। बात ठीक है भाई, तो वो तो आपका था 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा, जब मैं अनुसूची पढ़ा रहा था आप लोगों से 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में, है ना, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें रिकॉल हो जाएगी कि एक ग्रामीण से एक शहर की तरफ, ठीक, मतलब ग्रामीण में भी हो रहा था और शहर में भी हो रहा था। तो यहाँ पर दोनों ये करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 और 2। यहाँ पर जो ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर आप लोगों का डी वाला, यही करेक्ट जवाब होगा, यानी 4 वाला आपका सही जवाब है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। 87 क्या बोलता है आपसे? 87 कहता है कि सामाजिक नीति एक है। तो क्या है सामाजिक नीति एक? सामाजिक नीति एक घटनाओं की इच्छित कार्य प्रणाली है, बात सही है। कार्यवाही को चयनित लाइन है, सही है। उद्देश्यों की घोषणा और उसका क्रियान्वयन करना, ये भी सही है यार। तो उपरोक्त सभी सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क, यानी आपका 4th वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मध्यम श्रेणी का सिद्धांत, मिडिल रेंज की बात मैं कर रहा हूँ, आपको मैं मिडिल क्वार्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। मिडिल क्वार्टाइल में अगर आपकी कोई बात आता है वो अपकिरण की माप आता है मिडिल क्वार्टाइल में, है ना। अपकिरण की मार्क अभी मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर मध्यम श्रेणी का सिद्धांत की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर.के. मार्टन का नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर श्रेणी का, अगर आपसे पूछता है श्रेणी सहसंबंध के बारे में, तो पियर्सन का नाम आएगा। स्पीयरमैन का आएगा नाम, किसका नाम आएगा? स्पीयरमैन का आएगा। अगर सहसंबंध का सिद्धांत पूछेगा तब वहाँ पर कार्ल पियर्सन का नाम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, सीखने का मूल संपत्ति यह है कि यह वह मतलब क्या है? जैसे सीखने की जो मूल संपत्ति है यह है कि यह क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर अगर अब हम बात करें तो कुछ प्रोत्साहन प्रतिक्रियाओं के संबंध में संशोधन करना, ऑप्शन नंबर 1 ही सही यहाँ पर हो गया। शारीरिक परिपक्वता को बढ़ावा देता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सीखने की मूल संपत्ति की बात हो रही, प्रवृत्ति की बात नहीं हो रही, प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अवधारणा कौशल की आवश्यकता, ये भी गलत हो जाएगा। मानव व्यवहार को संशोधित करना, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 का, सामाजिक कार्यकर्ता यानी आप। अब यहाँ पर अपने आप को रखिए और सोचिए कि आपने प्रश्न किया है कि सामाजिक कार्यकर्ता को क्या जरूरी होना चाहिए, मतलब आप अपने आप को सोचिए आपके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। तो सेवाएं प्रभावी है या नहीं है, तो ये जानकारी। सेवाएं प्रासंगिक हैं या नहीं है, लक्ष्य की प्राप्ति हुई है या नहीं है। तो सामाजिक कार्यकर्ता को क्या जानकारी होनी चाहिए, तो सभी जानकारी होनी चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो डी फॉर डेनमार्क वाला करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की, यहाँ पर विश्वसनीयता का निर्माण का सिद्धांत का अर्थ क्या बनेगा? विश्वसनीयता निर्माण के सिद्धांत का मीनिंग क्या बनेगा, है ना। अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 का अच्छा प्रश्न है। और लक्ष्य की व्यवहारिकता और प्रासंगिकता और पर्याप्तता बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 ही सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। अभी जो अभिनेताओं का महत्व की बात करना, ये गलत हो जाएगा विश्वसनीयता का सिद्धांत में, ठीक है। और लोगों की भागीदारी, ये लोगों की भागीदारी की अगर बात होता है तो पिंकस और मिनहाम का बात आती है वहाँ पर, ठीक है। उसमें लेकिन विश्वसनीयता का निर्माण के बारे में कोई मीनिंग नहीं बताया कि इसकी एक अर्थ बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है, इसका कुछ नहीं था। लोगों की भागीदारी में उसने कहा कि भाई लोगों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, चाहे सामाजिक क्रिया हो, चाहे आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे ऐसे प्रश्नों में कि उपरोक्त सभी वाला ही सही लगाया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन गलत भी होता है, क्योंकि हमें जब पता नहीं होता है तो हम उसको गलत कर जाते हैं। तो विश्वसनीयता का जो निर्माण के सिद्धांत का मीनिंग बताता है वो व्यवहार्यता और प्रासंगिकता और पर्याप्तता को बताता है। ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब यहाँ पर है। तकनीकी परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 92,
तकनीकी परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेखीय सामाजिक परिवर्तन ही सही जवाब है। इसका लहरी परिवर्तन गलत हो जाएगा, जिसको वेब लाइक परिवर्तन कहते हैं, चेंजेस। और चक्री तो साइकिल गलत हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से नीचे से जो 3 दिया हुआ है, 3 ऑप्शन मतलब सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये गलत है। बाकी रेखीय सामाजिक परिवर्तन एक तकनीकी परिवर्तन का उदाहरण होता है। ध्यान रख लीजिएगा, जो टेक्नोलॉजी चेंज है उसका एक उदाहरण है वो है रेखीय सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 1 ही सही जवाब है यहाँ पर। पीवी यंग के बारे में मैंने अभी आप लोगों को परिभाषा के बारे में जब सांख्यिकी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया भी था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य की खोज के लिए अनिवार्य नहीं है, मतलब एक ऐसा तथ्य जिसका अनिवार्य ना बताना या इंपॉर्टेंस ना बताना वो आपको बताना है। जैसे देखो, सटीक डेटा का कठोर खोज करना, मैंने आपको बताया था भाई कि सटीक खोज करता है तथ्यों वगैरह के बारे में। समाज कार्य शोध, जरा सा सोचिए आप सभी लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी गारंटी ना लेना, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अच्छा ये ऐसा नहीं था, मैंने आपको बताया भी था कि ज़रूरी ये भी नहीं कि सारे के सारे फैक्ट के आधार पे जो चीज़ें हों उसमें विश्वसनीयता, वैधता भी पाई जाए। तो इसी वजह से कहा गया कि इसमें गारंटी भी नहीं होती, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होता है। ये 3 चीज़ें जो बताई थी, यह बात बताई थी पीवी यंग महोदय ने। और वैज्ञानिक तो पता है क्योंकि तथ्यों पर आधारित होता है और ज्ञान प्रणाली पर आधारित होता है, कौशलों पर आधारित होता है, स्टेप बाय स्टेप किया करते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर जो असंगत की सोच है ये आपका बेसिकली नहीं है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो जब भी कभी प्रश्न पूछे नहीं, आजकल ये प्रश्नों का ट्रेंड चला हुआ है नहीं वाला, तो आप नहीं को अंडरलाइन करिए या तो इसको सर्कल बना के क्वेश्चन को क्या करना शुरू करिए, एलिमेंट करना शुरू करिए ऑप्शनों को, तो आप इजीली कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वैज्ञानिकता होती है, ध्यान रखिएगा, जब कभी तथ्यों की खोज आए तो उसे आंख बंद करके कर देना, ठीक है, होती है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा है नहीं। आगे बात करते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ ऑप्शन, इसका साथ मैंने बताया भी, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेता हूँ। 94 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विकसित जनहित याचिका के बारे में बात हो रही यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे इसकी अवधारणा का विकास। तो जरा मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे भी उपरोक्त सभी दिया है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी नहीं होगा। यहाँ केवल न्यायिक जो है सक्रियता का कारण जो बताया जा रहा है ये जनहित याचिका बताया जा रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, बाकी सामाजिक क्रिया का कारण और सामाजिक जन आंदोलन ये गलत हो जाएगा। तो भारत में जो विकसित जनहित याचिका की अवधारणा है वो न्यायिक संक्रिया के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लेते हैं हम लोग कि अपराधियों के पुनर्वास को क्या कहा जाता है। जैसे भाई आप सोशल वर्कर हैं, आप सबका काम ही है लोगों को पुनर्वासित करने में, ठीक है। तो बताइए जरा, जब आप अपराधियों का पुनर्वास करेंगे तब आप उसको क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप बोलेंगे उसे पुनः समाजीकरण करना। मैंने आपको पुनर्वास के बारे में बताया था। पुनः का मतलब हो जाएगा दोबारा से या पुनः से, और वास का मतलब एक प्रकार से हो गया उसको मॉडिफिकेशन करना, इसको चेंजेस करना। तो उसको चेंज कहाँ करोगे, समाज की मुख्य धारा में जोड़ोगे, तो इसलिए पुनः समाजीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर लेते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 96 का जो जवाब होगा कि सामाजिक नीति सामाजिक सेवा में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समाज कल्याण हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जो सामाजिक नीति को सामाजिक सेवा में परिवर्तन करी, ये यूजीसी में प्रश्न पूछा गया था, ये। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज कल्याण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए समाज कल्याण। क्यों कहलाएगा, क्योंकि सामाजिक नीति को सामाजिक सेवा में परिवर्तित कर दिया है। भाई नीति वगैरह सेवा वगैरह जब देते हैं, कार्यक्रम नियोजन के माध्यम से देते हैं, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में तो देते हैं आप लोग। ये सेकेंडरी प्रणाली है, सेकेंडरी प्रणाली सभी की सभी अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी मैंने सारे ऑप्शनों के बारे में अलग से मैंने आपको पढ़ा रखा है, समाज कल्याण प्रशासन के बारे में वीडियोज जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक प्रज्ञाता का विश्वास है व्यवहार, मतलब आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही करेक्ट जवाब क्या होगा। तो जो सामाजिक प्रज्ञाता का अगर हम बात करें तो इसका जो व्यवहार होगा संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तित होता रहना है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 97 का जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 98। और यहाँ पे देखिए स्वाथम कमेटी का बात करा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं
संथानम्स कमेटी, संथानम कमेटी की स्थापना कब हुई है? यह प्रश्न गलत आया हुआ है, ये फैक्ट पर आधारित प्रश्न था, ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो सांथन जो संथानम कमेटी है वो 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिए संथानम को नियुक्ति किया था, ये कमेटी। तो 1962 में किया गया था, 1962 में। यहाँ पर ये प्रश्न गलत है, ऑप्शन में किसी में नहीं दिया हुआ है 1962, तो इसलिए यह क्वेश्चन नंबर आपका गलत हो जाएगा 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं हम सभी लोग, और आपसे क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वृद्धि और विकास में बाधा बन सकता है। ठीक है, मतलब कौन सा देश की वृद्धि, देश के लिए जो चीज़ें वृद्धि और उसके विकास में बाधा बन सकता है, क्या बन सकता है? भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अपराध, इनमें से कोई नहीं। आप जरा मुझे बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार, करप्शन। ठीक है, ये आपका देश में वृद्धि और विकास के लिए क्या बन सकता है? बाधा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 है और इसका जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं कल आप लोगों को इसके आगे मैं प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और इसका जवाब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से कल आपका स्टार्ट करूंगा। इस प्रश्न का आप लोग मुझे जवाब जो है कमेंट करिएगा कि सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग इसे देख रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए।